राधे राधे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खतरनाक सस्पेंस थ्रिलर कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है स्टेशन 5। कहानी की शुरुआत सुनसान रात से होती है जहां हॉस्पिटल के वार्ड में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी बेड नंबर 5 पर भर्ती हुआ अंडर ट्रायल कैदी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो पहले तो पूरे वार्ड पर नजर डालता है ताकि किसी को उसके जगने का पता न चले। फिर वो अपने बैग से कपड़े निकालकर बदलता है, चेहरे को भी कपड़े से ढकता है और मौका देखते ही चुपचाप हॉस्पिटल से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर कार्तिक अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसका सीनियर डॉक्टर घबराते हुए वहाँ पर आता है और उसे तुरंत ही उठाकर पूछने लगता है, बेड नंबर 5 पर जो मरीज था वो कहाँ है। कार्तिक पहले तो सोचने लगता है कि मरीज तो अपने बेड पर होगा, लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि कैदी हॉस्पिटल से भाग चुका है। ये खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ये सीनियर डॉक्टर उसे बहुत ही बुरी तरीके से डांटता है क्योंकि वो कोई साधारण मरीज नहीं था बल्कि एक खतरनाक अंडर ट्रायल अपराधी था। वो साफ कह देता है, इतनी बड़ी लापरवाही की सजा कार्तिक तुम्हें जरूर होगी। लेकिन कार्तिक अपनी सफाई में कहता है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की थी ना। लेकिन यहाँ पर उसकी एक भी बात नहीं सुनी जाती है। अब दोस्तों, कार्तिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये घटना उसकी पूरी जिंदगी बदल देने वाली थी। अब कुछ दिनों के बाद सजा के तौर पर उसका ट्रांसफर एक दूर दराज इलाके इंद्रास में कर दिया जाता है। अब उसके अगले दिन हॉस्पिटल के दोस्त एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखते हैं। अब हंसी मजाक के बीच सभी लोग उसे नई जगह पर जाने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन तभी अचानक ज्योति सबके सामने आकर कहती है कि वो भी कार्तिक के साथ इंद्रास जाएगी। अब उसकी ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस फैसले के बारे में खुद कार्तिक को भी पहले से कुछ पता नहीं था। जब वो उसे पूछता है, क्या ये सच है, तुम मेरे साथ चल रही हो, तो ज्योति मुस्कुराकर बताती है, हाँ मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों कई घंटों का सफर तय करके इंद्रास पहुंचते हैं। वहां की सुनसान सड़कें, छोटे मोटे घर और बेहद ही साधारण माहौल देखकर कार्तिक समझ जाता है कि अब यहाँ पर उसकी नई जिंदगी आसान नहीं होने वाली थी। कुछ दिनों तक ये दोनों खुद को इस जगह के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अब इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला उनसे मिलकर कहती है, इस इलाके में कोई भी डॉक्टर ज्यादा समय तक नहीं टिकता। लेकिन फिर वो उम्मीद जगाते हुए कहती है, शायद इस बार हालात बदल जाए। अब वहाँ से कार्तिक हॉस्पिटल के कंपाउंडर से मिलता है जो कि बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहता है, यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर का सारा काम मैं अकेले ही देखता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर कार्तिक भी हंस पड़ता है और ये दोनों ही मिलकर हॉस्पिटल को संभालने लगते हैं। अब इसी बीच ज्योति रात को नए खुले रेस्टोरेंट में डिनर करने का प्लान बनाती है। कार्तिक भी तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब सड़क पर दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे रास्ते पर सन्नाटा था। अब इस सफर के दौरान ज्योति गाड़ी में ही सो जाती है जबकि अपना कार्तिक आराम से ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ सीधे उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। कार्तिक पूरी ताकत लगाकर एकदम से ब्रेक लगाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी जोरदार टक्कर के साथ उस आदमी से भिड़ जाती है। कार्तिक घबराकर तुरंत ही नीचे उतरता है और जब वो उसकी नब्ज चेक करता है तो वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि दोस्तों वो आदमी मर चुका था। अब कार्तिक घबराकर चारों तरफ देखता है लेकिन सड़क पूरी तरह से सुनसान थी और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ज्योति भी अपनी गाड़ी के अंदर गहरी नींद में सो रही थी। उसे भी पता नहीं चला कि यहाँ पर क्या हुआ है। फिर काफी देर सोचने के बाद कार्तिक वहाँ से निकल जाता है। उसे लगता है कि वो इस मुसीबत से बच जाएगा, लेकिन दोस्तों असल में यही से उसकी जिंदगी में असल परेशानी शुरू होने वाली थी। अब अगली सुबह पूरी रात की बेचैनी कार्तिक के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। नींद पूरी न होने की वजह से उसका दिमाग पहले ही से परेशान था। उठते ही वो अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर तलाश करने के बाद उसे अपना फोन नहीं मिलता। पहले तो उसे लगता है कि उसने शायद अपना फोन घर में कहीं रख दिया होगा। ये पक्का करने के लिए वो ज्योति का मोबाइल लेकर अपने नंबर को डायल करता है, लेकिन तभी घर के बाहर से उसके फोन की रिंग सुनाई देने लगती है। वो आवाज सुनते ही तुरंत ही बाहर निकलता है और शॉकिंगली वहाँ पर एक अनजान लड़की उसके मोबाइल के साथ खड़ी थी। कार्तिक उसे हैरानी से पूछता है, मेरा फोन तुम्हें कहाँ से मिला? वो लड़की शांत लहजे में जवाब देती है, साहब ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि ये फोन मुझे कहाँ मिला होगा। अब उसकी ये बात सुनते ही कार्तिक समझ जाता है कि ये लड़की उस रात हुए हादसे के बारे में कुछ न कुछ जानती है। अब इससे पहले कि वो उससे कुछ और पूछ पाता, वो लड़की अपनी जेब से एक छोटी सी चिट्ठी निकालकर उसके हाथ में रख देती है। कहती है कि इसमें एक पता लिखा है, आज वहीं पर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है और तब तक आपका फोन मेरे पास ही रहेगा। बात पूरी हो जाने के बाद मैं आपको वापस दे दूंगी।
अब इतना कहकर वो बिना पीछे देखे वहाँ से चली जाती है। कार्तिक तो बस काफी देर तक उसे जाते हुए देखते ही रहता है। अंदर से वो घबरा गया था कि कहीं वो पकड़ा न जाए। फिर हम देखते हैं पूरे दिन उसका ध्यान किसी भी काम में नहीं लगता। बार बार वही हादसा और उस लड़की की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। अब इतने में ही क्लिनिक के लैंडलाइन पर ज्योति का फोन आता है। वो पूछती है, तुम्हारा फोन सुबह से बंद क्यों है? सब ठीक तो है ना? अब कार्तिक घबराहट में बात छुपाते हुए कहता है, हाँ हाँ सब ठीक है, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब फोन को रखते ही वो बिना देर किए चिट्ठी में लिखे हुए पते पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई देती है। वो वहाँ पर बैठे बुजुर्ग से पता पूछता है। बुजुर्ग बताता है कि आगे सड़क खत्म हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें करीब 11 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। ये बात सुनकर कार्तिक तो एक पल भर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है और कुछ दूरी पर जाने पर सच में सड़क खत्म हो जाती है और आगे का सफर उसे पैदल ही तय करना पड़ता है। घने जंगल के बीच में चलते चलते उसकी मुलाकात एक छोटे बच्चे से होती है। कार्तिक उसे चिट्ठी दिखाता है। अब वो बच्चा उसे बिना कुछ बोले अपने पीछे आने का इशारा करता है। काफी देर तक जंगल का रास्ता पार करने के बाद दोनों एक छोटी सी आदिवासी बस्ती में पहुंचते हैं और वहीं उसकी मुलाकात फिर उसी लड़की से होती है। वो यहाँ पर मुस्कुराकर अपना नाम बताती है, पद्मा। लेकिन दोस्तों कार्तिक के मन में तो सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था। वो उसे सीधा पूछता है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? पद्मा एक पल के लिए चुप रहती है, फिर वो कहती है, जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था वो मेरा पति था। ये बात सुनते ही कार्तिक को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन दोस्तों अब हैरानी की बात तो ये थी कि पद्मा के चेहरे पर गुस्सा नहीं था और ना ही कोई बदले की भावना। वो बस इतना कहती है कि अब शाम हो चुकी है, इसलिए आज की रात यही रुक जाइए, बाकी बातें कल सुबह होगी। अब अगले दिन सुबह पद्मा कार्तिक को बस्ती के एक छोटे से क्लिनिक में ले जाती है। और कहाँ का क्लिनिक, वहाँ पर तो इलाज के नाम पर कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ और एक पुराना बेड पड़ा होता है। वो कार्तिक की तरफ देखकर कहती है, सर हमारे गांव को एक डॉक्टर की जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? जिस पर कार्तिक तुरंत ही मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मेरी नौकरी है और मेरे अपनी जिम्मेदारियां भी है। लेकिन पद्मा उसे बताती है कि इलाज की कमी की वजह से उसने अपने आंखों के सामने कई लोगों को दम तोड़ते हुए देखा। अब उसकी बातें सुनकर कार्तिक कुछ देर के लिए सोचता है, फिर आखिरकार वो कहता है कि मैं रोज तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन आ जाऊंगा, जितना हो सके उतनी मदद करूंगा। अब ये बात सुनते ही पहली बार पद्मा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट आती है। लेकिन उससे क्या पता था, दूसरी तरफ पुलिस ने भी उसी हादसे के बारे में जांच शुरू कर दी है। कहानी अब ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने वाली है जहां पर हर नया सच पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अब उधर पुलिस भी उसी चाय की टपरी पर पहुंचती है जहां से कार्तिक कुछ समय पहले रास्ता पूछकर गया था। अब दोस्तों जिस आदमी की सड़क हादसे में मौत हुई थी ना, उस आदमी का नाम था बलम और पुलिस भी उसी के बारे में जानकारी जुटा रही थी। सबसे पहले पोस्टमैन से पूछताछ की जाती है, लेकिन वह साफ कह देता है कि कई दिनों से उसकी बलम से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। तभी पुलिस की नजर उसके हाथ में पकड़े किताब पर पड़ती है जिसका नाम होता है सौंदर्य लहरी। कुछ देर तक उस किताब को लेकर भी सवाल जवाब होते हैं। इतने में वो चाय वाला बुजुर्ग वहाँ पर आता है। पुलिस जब उससे बलम के बारे में पूछती है तो दोस्तों यहाँ पर एक नया नाम सामने आता है। वो कहता है कि अगर किसी पर शक करना है तो वो अली है, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर गैर कानूनी काम उसी के इशारे पर होते हैं। अब पहली बार यहाँ पर अली का नाम सामने आता है और ये मामला एक साधारण सड़क हादसे से निकलकर कई ज्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिक वापस अपने हॉस्पिटल पहुँचता है। वो कंपाउंडर हमेशा की तरह मजाक करते हुए बताता है, आज भी हॉस्पिटल में कोई भी कमाई नहीं हुई। खैर अब वहाँ से कार्तिक सीधा ज्योति से मिलने के लिए जाता है। अब ज्योति पहले से उसे नाराज थी क्योंकि बिना बताए वो कई घंटों तक गायब था। कार्तिक बहाना बनाते हुए कहता है कि उसे एक मरीज के सिलसिले में जंगल के अंदर तक बस्ती में जाना पड़ा था। अब ज्योति उसकी बात पर यकीन कर लेती है और ये दोनों नॉर्मल तरीके से बातें करने लगते हैं। अब उसी समय कहानी में 2 और नए और बेहद खतरनाक किरदारों की एंट्री होती है। एक आदमी के चेहरे पर पुराने घावों के निशान थे, जबकि दूसरा आदमी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और वो गंजा था। इन दोनों की बातचीत से हमें साफ पता चलता है कि वो किसी बेहद कीमती सामान की तलाश कर रहे हैं। निशान वाला आदमी गुस्से में कहता है, अगर इस बार वो सामान हमें नहीं मिला तो वो पूरी बस्ती जला देगा। उसके बाद वो गंजा आदमी सीधा पद्मा के घर पर पहुंचता है। वो उसे पूछता है, बलम जो सामान छुपा कर गया था वो कहाँ है? पद्मा यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे किसी भी सामान के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये बात सुनकर वो आदमी धमकी भरे अंदाज में कहता है, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार सामान नहीं मिला तो देख लेना, अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर पहली बार पद्मा के चेहरे पर डर दिखाई देता है। अब यहाँ दूसरी तरफ कार्तिक और ज्योति के रिश्ते में भी बार बार दरारें पड़ने लगती है। कार्तिक डॉक्टर अमित की बार बार आने वाले फोन कॉल्स को लेकर सवाल उठाता है। ज्योति को यह बात बुरी लगती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कार्तिक कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छा नहीं लगता। बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है और वो दोनों
एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। अब दोस्तों अगले दिन कार्तिक अपनी गलती समझता है और ज्योति को मनाने का फैसला करता है। वो उसे एक खूबसूरत गार्डन में ले जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है इस वीकेंड दोनों ही कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे जहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं होगा और ना ही कोई काम। ज्योति भी उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। दोनों के बीच जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन दोस्तों उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस वीकेंड का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वही उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित होने वाला था। अब वीकेंड की रात एक छोटी सी पार्टी चल रही थी। चारों तरफ म्यूजिक, हंसी मजाक और लोगों की भीड़ थी। काफी दिनों बाद कार्तिक और ज्योति भी अपने काम और तनाव से दूर कुछ सुकून के पल बिता रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर पद्मा घबराते हुए पहुंचती है। उसके साथ एक गर्भवती महिला होती है जिसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पद्मा बिना समय गवाए कार्तिक से उसकी जान बचाने की गुहार लगाती है। अब एक डॉक्टर होने के नाते कार्तिक एक पल के लिए भी नहीं सोचता। वो पार्टी बीच में ही छोड़ देता है और उस महिला को लेकर सीधे बस्ती में छोटे से क्लिनिक में पहुंचता है क्योंकि वो इलाका इस जगह से पास था। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें पता है वहाँ पर ना कोई आधुनिक मशीन थी, ना कोई मेडिकल स्टाफ और ना ही कोई जरूरत की सुविधाएं। लेकिन कार्तिक पूरी कोशिश के साथ इलाज शुरू कर देता है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बच्चे का जन्म हो जाता है। कुछ पल के लिए तो पूरा माहौल खुश था। सबको लग रहा था कि संकट टल गया है। लेकिन दोस्तों अगले ही पल उस बच्चे की सांसें रुकने लगती है। कार्तिक उसे बचाने का हर संभव प्रयास करता है। वो लगातार उसे सीपीआर देता है, दवाइयां देता है, हार नहीं मानता। लेकिन उस बच्चे की हालत हर सेकंड बिगड़ती ही जा रही थी। आखिरकार वो उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां पर पहुंचकर उसकी जान बच जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मासूम बच्चा दम तोड़ देता है। ये देखकर उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगती है। बेचारी पद्मा भी दुखी होकर रोने लगती है और बेचारा कार्तिक तो बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है। डॉक्टर होने के बावजूद भी पहली बार वो खुद को पूरी तरीके से बेबस महसूस करता है। वो समझ जाता है कि हर लड़ाई सिर्फ मेहनत से जीती नहीं जा सकती। यह हादसा उसे अंदर तक झकझोर कर रख देता है। उसे खुद को अपराध बोध जैसा लगता है और ये बात आगे जाकर उसके ऊपर बहुत बड़ा असर डालने वाली थी। अगले दिन हम देखते हैं पूरे गांव में उस मासूम बच्चे का अंतिम संस्कार किया जाता है। बस्ती के लोग उसे लकड़ी की छोटी सी खाट पर रखकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। कार्तिक तो पहली बार इस तरह के रीति रिवाज देख रहा था। पद्मा बताती है कि उसके समाज में छोटे बच्चों की इसी तरह से अंतिम विदाई होती है। यहाँ का माहौल पूरी तरीके से गम में डूबा था। लेकिन तभी अचानक सामने से अली अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है और सबका रास्ता रोक देता है। कार्तिक उन्हें हटने के लिए कहता है लेकिन अली उसकी बात मानने के बजाय उससे बहस शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। गुस्से में वो अली चाकू निकालकर कार्तिक पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पद्मा पीछे से एक डंडा उठाकर उसके सर पर वार कर देती है। अली जमीन पर गिर पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर कार्तिक, पद्मा और गांव वाले वहां से निकल जाते हैं। अब थोड़ा दूर जाने के बाद कार्तिक को एहसास होता है कि उसका मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया है। वो पद्मा और बाकी लोगों को आगे जाने के लिए कहता है और खुद वापस जाकर अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। काफी तलाश के बाद उसे अपना मोबाइल मिलता है। लेकिन जैसे वो फोन चालू करता है स्क्रीन पर ज्योति के लगातार 6 मिस कॉल दिखाई देते हैं। वो तुरंत ही उस पर कॉल करता है लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन कोई रिसीव नहीं करता। आखिर चौथी बार कॉल रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ ज्योति नहीं बल्कि डॉक्टर अमित होता है। वो बस इतना कहता है ज्योति इस वक्त मेरे साथ है। अब ये बात सुनते ही कार्तिक के मन में फिर से शक पैदा हो जाता है कि कहीं उन दोनों का अफेयर तो नहीं चल रहा। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या सच है। अब उसके बाद वो पद्मा के घाव की पट्टी करता है और उससे वही सवाल पूछता है जिसका जवाब अब तक किसी को नहीं मिला था। वो पूछता है कि आखिरकार वो रहस्यमय सामान क्या है जिसके लिए इतने लोग जान लेने के लिए उतारू है। अब पद्मा उसे बताती है कि मेरा पति बलम किसी का बेहद कीमती सामान घर पर लेकर आकर उसे छुपा दिया था और उससे भी खुद ये बात बाद में पता चली। उसने कभी किसी का सामान चुराने की कोशिश नहीं की लेकिन अब उसी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में पड़ चुकी थी। कार्तिक समझ जाता है कि पद्मा भी इस पूरे खेल की शिकार है। लेकिन उस सामान का असली राज अभी भी सामने नहीं आया था। फिर पद्मा कार्तिक को अपनी बस्ती की असली दुनिया दिखाती है। वो उसे पुराने रेडियो सेट पर ले जाती है और कुछ फ्रीक्वेंसी बदलते ही अलग अलग आवाजें सुनाई देती है। ये देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है। पूछता है कि आज के समय में भी तुम लोग रेडियो का इस्तेमाल करते हो? पद्मा मुस्कुराकर कहती है यही उसके पूरे इलाके की सबसे बड़ी ताकत है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर अक्सर काम नहीं करता, इसलिए सभी लोग रेडियो के जरिए ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। वो आगे बताती है कि इस पूरे इलाके को 14 स्टेशन में बांटा गया है और हर एक स्टेशन का अपना अलग रेडियो नेटवर्क है। कोई बीमार पड़ जाए,
कोई मुसीबत आ जाए या किसी को मदद की जरूरत हो तो बस एक संदेश पूरे इलाके में फैल जाता है। इतने में वहाँ पर बुजुर्ग महिला भी आती है और वो कार्तिक से कहती है, चुनाव के समय में नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोई भी पलट कर नहीं देखता। आज तक इस इलाके में ना तो ढंग की कोई सड़क बनी है, ना कोई अस्पताल और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था। लोग आज भी यहाँ पर सोलर लाइट और जंगल के सहारे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिक को पहली बार महसूस होता है कि शहर से ज्यादा दूर ना होने के बावजूद भी ये इलाका विकास से काफी दूर छूट चुका है। और शायद यही वजह है कि पद्मा इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद कार्तिक फिर से बस्ती में पहुंचता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ पद्मा के लिए एक साड़ी लेकर आया था। पहले तो पद्मा चौंक जाती है, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसका धन्यवाद करती है। फिर वो कार्तिक की मुलाकात अपने बाबा से करवाती है। उसके बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी पद्मा पूरे गांव के बच्चों को बिना फीस के पढ़ाती है और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। फिर आगे वो उसे बलम की असली कहानी भी बताते हैं। उनके मुताबिक अली की संगत में पड़ने के बाद बलम नशे का आदी बन गया था। अक्सर वो घर पर आकर पद्मा के साथ मारपीट करता और धीरे धीरे करके पूरी तरह से गलत रास्ते पर निकल चुका था। ये सब सुनकर कार्तिक को पहली बार एहसास होता है कि जिस लड़की को अब तक वो सिर्फ गवाह समझ रहा था, उसने अपनी जिंदगी में कितना दर्द सहा है। उतना दर्द तो शायद कोई और नहीं सह सकता। ये देखकर उसके मन में पद्मा के लिए और सम्मान बढ़ जाता है। अब दोस्तों इसी दौरान हम देखते हैं कि इलाके में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती है। गाँव के एक छोटे से स्कूल को मतदान केंद्र बनाया जाता है। दूर दूर की बस्तियों से लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर चुनाव अधिकारी मार्टिन पूरी व्यवस्था संभाल रहा था। तभी उसके पास कलेक्टर का फोन आता है। कलेक्टर उसे साफ कहती है, इस बार किसी भी हालत में 100% मतदान होना चाहिए। ये बात सुनकर मार्टिन परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी भी कई लोग दूर जंगलों में बस स्टेशन पर थे और उनसे संपर्क करना आसान नहीं था। तभी पद्मा के बाबा उसे सलाह देते हैं कि अगर पूरे इलाके तक साथ में खबर पहुंचानी है तो ये काम पद्मा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मार्टिन तुरंत उसके पास पहुंचता है। फिर पद्मा भी बिना देर किए अपना रेडियो नेटवर्क चालू करती है और एक एक करके सभी स्टेशन को संपर्क करना शुरू कर देती है। फिर कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि अभी भी 2 लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे हैं। वो उस रेडियो पर लगातार संदेश भेजती जा रही थी। थोड़ी देर पर दोबारा संपर्क करने पर जवाब मिलता है। अब वो दोनों लोग मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं और पूरे इलाके में 100% मतदान हो जाता है। ये खबर सुनकर अधिकारी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जो पूरे माहौल को बदल कर रख देती है। जब पद्मा के पिताजी खुद वोट डालने के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि उनका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं है। अब जिसने पूरे इलाके के लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया, वही इंसान अपना वोट नहीं डाल पाता। अब बाबा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से लौट जाते हैं। पद्मा की आंखों में भी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं पर कार्तिक भी ये सब कुछ देखकर समझ जाता है कि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि जो लोग सबसे ज्यादा ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करते हैं, अक्सर वही लोग अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। अब इसी बीच वो गंजा आदमी अपने साथियों के साथ कार्तिक का रास्ता रोकता है और साफ शब्दों में उसे धमकी देता है कि अगर वो दोबारा यहाँ इस बस्ती में दिखाई दिया तो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। कार्तिक पहली बार समझ जाता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ पद्मा की नहीं रही, बल्कि अब उसकी जान भी सीधा खतरे में पड़ चुकी है। अब वहाँ से सीधा कार्तिक पद्मा के पास पहुँचता है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वो एक बार फिर से उसी रहस्यमय सामान के बारे में पूछता है जिसके पीछे इतने लोग पागल हो जा रहे थे। अब इस बार पद्मा गहरी सांस लेकर सच बताने लगती है। वो कहती है कि बलम ने मरने से कुछ दिन पहले एक अजीब सा पैकेट उसके घर में छुपाया था। शुरुआत में उसे लगा था कि शायद उसमें पैसे या फिर कोई निजी सामान होगा, लेकिन जब कुछ लोग लगातार उस पैकेट के बारे में पूछने लगे तो उसे समझ में आ गया कि ये मामला बहुत बड़ा है। तो डर के कारण उसने वो सामान दूसरी जगह पर छुपा दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब वो उसे देखने गई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि उससे पहले ही किसी तीसरे व्यक्ति ने वो सामान चुरा लिया था। अब ये बात सुनते ही कार्तिक पूरी तरीके से चौंक जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि इस खेल में सिर्फ अली और उसके आदमी ही नहीं है, बल्कि कई और भी लोग शामिल हैं, जो कि सबकी नजरों से बचकर अपना खेल खेल रहे हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ वो गंजा आदमी अपने मालिक के पास पहुँचता है। वो गुस्से में बताता है कि वो डॉक्टर बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है, पूरे गाँव का हीरो बना जा रहा है। अब ये बात सुनते ही उसका मालिक बिना सोचे समझे सिर्फ एक आदेश देता है, अगर वो डॉक्टर और पद्मा बीच में आ रहे हैं तो वो दोनों जिंदा नहीं बचने चाहिए। अब यही आदेश इस कहानी को सबसे बड़े खतरनाक मोड़ पर पहुंचा देता है। अगले ही दिन वो गंजा आदमी अपने कई हथियारबंद साथियों के साथ दोबारा पद्मा के घर पहुंचता है। इस बार उसका इरादा सिर्फ डराना नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए पद्मा का काम तमाम करना था। जैसे वो हमला करने वाला था, ठीक उसी समय कार्तिक वहाँ पर पहुँचता है। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उन लोगों से भिड़ जाता है। यहाँ दोनों तरफ जमकर हाथापाई होती है
और किसी तरह से मौका देखकर कार्तिक पद्मा को वहां से निकाल ले जाता है। वो दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि किसी तरह से जंगल पार कर लिया जाए तो शायद वो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उन्हें कहाँ ले जा रही है। आगे तो इससे भी बड़ी मुसीबत तैयार थी। अब उसी समय पूरे इलाके में चुनाव के दौरान इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीन अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। ये खबर सभी जगह फैलती है। प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। पुलिस की कई टीमें जंगल में अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। हर आने जाने वाले पर शक किया जाता है। अब इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस की नजर रात के अंधेरे में जंगल के बीच भागते हुए कार्तिक और पद्मा पर पड़ती है। ये दोनों ही घायल हालत में और डरे हुए थे, लेकिन पुलिस को तो उनकी हालत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें तुरंत ही घेर लेते हैं और लगातार सवाल पूछते हैं कि तुम लोग जंगल में क्या कर रहे थे और भाग क्यों रहे हो। कार्तिक उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तो जरा से भी उनकी बात पर भरोसा नहीं करती। बिना किसी सबूत के दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहाँ से सीधे थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की जाती है, अलग अलग कमरों में बिठाकर। पुलिस का दावा था कि चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम मशीन इन्हीं दोनों ने गायब की है। इतना नहीं, पूछताछ के दौरान मामला अचानक ही ड्रग्स तस्करी तक पहुंच जाता है और पुलिस तो कार्तिक पर ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप भी लगा देती है। यहाँ इस तरफ पद्मा भी लगातार कहे जा रही थी कि डॉक्टर का इस पूरे मामले में कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब इसी बीच अली को भी पकड़कर थाने लाया जाता है, लेकिन उससे भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। अब मामला और उलझ जाता है जब पूछताछ का रुख अचानक ही बलम की मौत की ओर मुड़ता है। पुलिस पद्मा पर अपने ही पति की हत्या का आरोप लगाने लगती है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर कोई शक के घेरे में था, लेकिन किसी के भी खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिलते। अब कई दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। फिर अचानक ही एक दिन एक बड़े अधिकारी की एंट्री होती है। वो पूरे केस की फाइल देखता है, फिर साफ कह देता है कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जेल के अंदर नहीं रख सकते। उसके आदेश पर कार्तिक और पद्मा दोनों को रिहा कर दिया जाता है। इन दोनों को लगता है कि आखिरकार उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी अपने सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ती है, जो कि आगे आने वाला था। उसके बाद इस पूरी कहानी का मतलब ही बदलने वाला था। अब अगले ही सीन में कार्तिक पुलिस की जीप में बैठकर वापस लौट रहा होता है। कई दिनों की पूछताछ, बेइज्जती और मानसिक यातना के बाद पहली बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी राहत थी। उन्हें लगता है कि शायद उनकी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। जीप सुनसान रास्ते से आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जीप एक सुनसान मोड़ पर जाकर रुक जाती है। सामने बैठा कांस्टेबल कार्तिक को उतरने के लिए कहता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यहीं तक मेरा रास्ता था, आगे दूसरी टीम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ देगी। कार्तिक बिना किसी शक के नीचे उतरता है। जाते हुए वो कांस्टेबल से कहता है, जानते हो, इंसान की असली ताकत उसके पद में नहीं होती है। कई बार एक छोटा आदमी भी अपने सही फैसले से बड़ा साबित हो जाता है। कांस्टेबल भी उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराता है और जवाब देता है, साहब, यहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा सिर्फ कानून होता है। फिर कार्तिक दूसरे पुलिस की जीप में बैठ जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस कानून की अभी इतनी तारीफ हो रही है, कुछ मिनट में वही कानून उसकी जान लेने वाला है। वो दूसरी जीप जंगल के और अंदर चली जाती है। माहौल और भी डरावना होता जाता है। फिर आखिर में जीप एक ऐसी सुनसान जगह पर रुकती है जहाँ चारों ओर सिर्फ पेड़ और सन्नाटा था। पुलिस वाले कार्तिक और पद्मा दोनों को नीचे उतारते हैं। उनकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है और दोस्तों, उनके सामने कई पुलिस वाले बंदूक तानकर खड़े थे। कार्तिक घबराकर पूछता है, आखिरकार ये सब क्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी उनका अधिकारी आगे बढ़कर कहता है, इन दोनों का यहीं पर एनकाउंटर कर दो, ऊपर सब कुछ सेट है, कोई हमारे ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। अब ये सुनते ही कार्तिक और पद्मा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें समझ आ चुका था कि ये रिहाई नहीं है, बल्कि सिर्फ दिखावा था। असल योजना तो उन्हें जंगल में लाकर मारने की थी। अधिकारी दोबारा आदेश देता है, चलो गोली चलाओ। तब एक कांस्टेबल कांपते हुए बंदूक उठाता है। वो कई बार ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ साथ नहीं देते। दरअसल उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उसका ज़मीर ऐसा करने की सलाह नहीं दे रहा था। अधिकारी और गुस्से में आता है और चिल्लाता है, लेकिन तभी अचानक वो कांस्टेबल अपनी बंदूक घुमाकर अधिकारी की तरफ तान देता है और पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, भागो, भाग जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो तुरंत ही कार्तिक और पद्मा के हाथ खोल देता है। वो दोनों ही बिना एक पल गवाए जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती है। उन दोनों के भागते ही वो अधिकारी आग बुगला हो जाता है। उसे अपने ही आदमी की बगावत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। गुस्से में आकर वो अपनी पिस्तौल निकालता है और बिना एक सेकंड गवाए उस ईमानदार कांस्टेबल को गोली मार देता है। अब जिसने कुछ ही पल पहले 2 बेगुनाह लोगों की जान बचाई थी, वही कांस्टेबल अपनी ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है, इस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की वजह से। अब वो अधिकारी फिर से अपनी पूरी टीम को आदेश देता है, किसी भी हालत में कार्तिक और पद्मा जिंदा नहीं बचने चाहिए। फिर क्या था,
वो लोग पूरा जंगल ढूंढने लगते हैं। एक तरफ ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ भाग रहे थे, दूसरी तरफ पुलिस उनका हर दिशा में पीछा कर रही थी। घने पेड़, कार्टून से भरे रास्तों और चारों तरफ अंधेरा, हर कदम पर मौत इंतजार कर रही थी। कई बार उन्हें लगता है कि अब वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन हर बार पुलिस की आवाजें पहले से और करीब सुनाई देती है। इतने में ही अधिकारी की नजर पद्मा पर पड़ती है। वो बिना देरी किए गोली चला देता है, लेकिन ठीक उसी समय पद्मा का छोटा भाई बीच में आ जाता है। गोली उसे लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर पद्मा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है, लेकिन फिर भी वो भारी दिल से भागने लगती है, क्योंकि उस वक्त वो रुक जाती तो वो पुलिस ऑफिसर उसे भी मार देता। भागते भागते वो जंगल के उस हिस्से तक पहुंच जाती है जहां चारों तरफ आग फैल चुकी थी। धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी धुएं के बीच उसे एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, तभी दूर कहीं से रेडियो की आवाज सुनाई देती है। कार्तिक उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच जाता है। अंदर पद्मा लगातार रेडियो के जरिए गांव वालों से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक को भी जिंदा देखकर वो थोड़ी राहत की सांस लेती है। दोनों ही बहुत घायल और थके हुए थे, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब दूसरी तरफ दोस्तों, हमें फिल्म के आखिरी दृश्य में बाबा अकेले में एक पहाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और उनके साथ में वही गधा भी होता है जो पूरी कहानी में कई बार हमें नजर आया था। धीरे धीरे खुलासा होता है कि जिस ईवीएम मशीन को पुलिस, नेता और पूरा प्रशासन पूरे समय ढूंढ रहा था, वो असल में बाबा के पास थी। यानी कि जिन लोगों को अपराधी समझकर मारने की कोशिश की गई, उनका उस चोरी से कोई भी लेना देना नहीं था। उसके बाद चुनाव का नतीजा आता है। मोहन तोमर चुनाव में जीत जाता है। सत्ता बदल जाती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन दोस्तों उस आदिवासी बस्ती की जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। सड़कें वैसी की वैसी रहती है, अस्पताल वैसे ही रहते हैं और लोग भी अभी भी उसी संघर्ष में जी रहे थे। अब इसी सवाल के साथ फिल्म खत्म हो जाती है कि क्या सच में कानून बेगुनाहों की रक्षा करता है, या फिर कभी कभी सत्ता के दबाव में वही कानून सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। इसके बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह मूवी भी आपको कैसी लगी ये भी हमें बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।